नीतीश कुमार के साथ उनका कुर्मी वोट है। अब एनडीए में चिराग पासवान है, पासवान का वोट उनके पास है, उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। जीतन राम मांझी उनके पास हैं, सम्राट चौधरी उनके पास हैं, ललन सिंह उनके पास हैं, विजय सिन्हा उनके पास हैं। सारे कास्ट तो उनके पास हैं, और आपके पास जो एम वाई समीकरण था आप उसको भी माई बाप के चक्कर में धूमिल कर दिए। तो कैसे नीतीश कुमार को आप डैमेज कर पाएंगे? क्योंकि वो हमेशा इलेक्शन से पहले लगता है कि वो बुझता हुआ मोमबत्ती जैसा फड़फड़ा रहे हैं और फिर वो लौ पकड़ लेते हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया तो ऐसा लग रहा था कि मजबूरी में दे रहे हैं, ना उसको खुद तेजस्वी जी जान रहे हैं पहले से, ना राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जान रही है। अचानक से कोई मुकेश सहनी किसी को लेके आते हैं, उसको टिकट दे दिया जाता है, कहीं पे किसी को टिकट दे दिया जाता है, और फिर उसके जिसके बारे में आप जान नहीं हो रहे होते हैं उसका आप रिप्रेजेंटेशन करने पहुंचते हैं, तो नुकसान तो होगा। ये एक ये भी प्लानिंग नहीं हुआ। समस्या रही है। और महागठबंधन को और पहले 1 महीना पहले इसे फाइनल कर लेना चाहिए था, इसमें देरी हुई। और देरी की वजह से लास्ट में जो हमारे कैंडिडेट गए वो बहुत लोगों के बीच जा नहीं सके, उनका सिंबल भी बहुत लोगों के बीच नहीं जा सका, समय बहुत कम मिला, ये बात सच्चाई है। तो क्या 2025 में भारी नुकसान उठाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव? क्योंकि फ़ायदा तो उनको नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि मुसलमान वोटरों का साफ कहना है कि इस बार अगर हम महागठबंधन को वोट दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि मोदी सामने है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि जहाँ पे 251 यात्रा में एक तरफ संजय यादव और एक तरफ मुकेश सहनी रहते थे, वहाँ पे एक चेहरा मुसलमान का कोई बड़ा नेता का होना नहीं, चाहिए एक था? चेहरा ही नहीं, सामूहिक नेतृत्व महागठबंधन का पूरे चुनाव कैंपेन में रहना चाहिए था। हमारे साथ इस समय अमरजीत कुशवाहा जी हैं, सिवान के जीरादेई से विधायक हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सपोज में। बहुत शुक्रिया आपको। सर, आज जब ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इंटरव्यू आपका ले रहे हैं, तब मोदी जी इस देश के जो प्रधानमंत्री पद है उस पर तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। जहाँ पे कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है और बिहार में महागठबंधन को जो लीड कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है इस बार महागठबंधन। लेकिन जब चुनाव परिणाम आता है तो बहुत उल्टा परिणाम निकल के आता है। 2 डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाती है महागठबंधन। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 4 टिकट इस पे सीट पे सिमट जाती है। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो देश की जनता ने इस बार जो जनादेश दिया है वो सरकार मोदी जी के बनाने के लिए नहीं दिया है, यह बात स्पष्ट हो गया है। और इस बार भाजपा की जो सरकार है, मोदी जी का जो अहंकार है उसको जनता ने तोड़ दिया है। जिस तरीके से एक तरफा फैसला लेते हुए वो आगे बढ़ रहे थे और जिस तरीके से तमाम रीजनल पार्टियों को ख़त्म करने के प्लान में उनके नेताओं को ईडी सीबीआई के जरिए हो या जिस तरीके से में हो जेल भेजवाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे, जनता ने कहा कि लोकतंत्र अगर देश में नहीं रहेगा तो फिर देश बचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता ने जनादेश दिया है। अब जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में भी जनता ने इस सवाल को पकड़ा और यही कारण है कि पिछले बार तो 39 सीटें उन लोगों ने जीत लिया था और इस बार भी नारा दिया था कि 40 का 40 400 में 400 पार, 400 पार, अब बिहार में 40 के 40। लेकिन बिहार की जनता ने उस पर तो ब्रेक लगा दिया और उनके 10 सीटों का नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी नुकसान है, इसको उनको हल्का नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश है। और जहाँ तक और हम लोग को उम्मीद जो थी बिहार के भीतर तेजस्वी जी के नेतृत्व में या महागठबंधन के नेतृत्व में आगे बढ़ने का, तो इसमें कुछ हम लोग के भीतर भी कमियां रह गई। जैसा कि 2 सीट तो ऐसा था, पूर्णिया और सिवान, जहाँ पर टिकट बंटवारे में ही भारी गड़बड़ी हुई, नहीं तो ये दोनों सीट भी महागठबंधन के खाते में ही जाता। लेकिन यहाँ कमजोरियाँ रह गई। हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि सिवान सीट हम लोग को दीजिए, लेकिन इस पर हम लोग को बात नहीं सुना गया। तो जो कुछ कमियां रह गई है उसको भविष्य में ठीक किया जाएगा। लेकिन जनादेश का जो दिशा है वो मोदी जी के खिलाफ है। और बात भले ही सही है कि इस बार सरकार बन गया है, मतलब तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो ये बन जा सकते हैं। लेकिन इस बार की जो सरकार होगी वो पहले की सरकार की तरह से नहीं होगी। इस बार की सरकार पर लगाम लगाने वाले लोग हैं और जनता भी मजबूत विपक्ष दिया है, तो उस पर भी लगाम लगेगा।
कि आपने पूर्णिया का बात किया और आपने सिवान का बात किया। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, और सिवान से हेना साहब जो फैक्टर बनी थी। क्या माई बाप के चक्कर में, तेजस्वी यादव नारा दिए थे A to Z का पार्टी है, माई बाप का पार्टी है, क्या माई बाप के चक्कर में MY को दरकिनार करना तेजस्वी को भारी पड़ा इस बार चुनाव में? ऐसा नहीं है, दरकिनार नहीं किया गया है, बल्कि माई समीकरण भी इस बार भी चुनाव में इंटैक्ट रहा है। सिवान में सिर्फ एक जगह जो है थोड़ी सी दिक्कतें हम लोगों ने देखा, लेकिन बाकी सब जगह इंटैक्ट रहा है। और पूर्णिया में तो भारी भूल हुई थी, भारी भूल ये हुई आप भी थी। मानते हैं? हाँ, इसलिए जो है पूर्णिया वाली सीट जो है, हालांकि वो जीतने के बाद कांग्रेस के साथ ही आए हैं, उनका विचारधारा जो है वो शुरू में ही चुनाव के बाद वो ही तो घोषणा पहले भी कर दी बोलते थी थे। कि हम उसी के हैं, और वो जनता ने उनको अपना मान लिया। महागठबंधन की जनता ने उनको ही अपना मान लिया बिल्कुल। और वहाँ पर वोट दे दिया। लेकिन सिवान के भीतर ये विभाजन हो गया, तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए और कैसे ये भी हमारा इंटैक्ट रहे। लेकिन सिर्फ उसका मामला नहीं है, इस बार आम जनमानस में चाहे किसी भी बिरादरी के लोग हों, सबसे ज़्यादा दलित एग्रेसिव थे। अति पिछड़ा के भीतर भी एक मोदी सरकार से, भाजपा से बहुत निराशा हुई थी। इन सब लोगों ने महागठबंधन के साथ दिया। उत्तर प्रदेश में भी जम करके लोगों ने साथ दिया, तो इस सब जगह लोग साथ दिया। और थोड़ा सा इनको कैसे अपने साथ जोड़ करके ले करके चला जाए, इस पर हम लोग भविष्य में समीक्षा करके विचार करें। जब हम धरातल पे पहुंचते थे, लोगों से बातचीत करते थे, तो मुसलमान वोटरों का कहना था कि तेजस्वी यादव एक भी मुसलमान नेता को लेकर, जो बड़े नेता हैं उनके साथ मंचों पे नज़र नहीं आ रहे हैं, और लास्ट तक ये परसेप्शन इतना ज़्यादा गहरा हो गया कि नाराज़गी मुसलमानों के मन में पैदा होगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जहाँ पे 251 यात्रा में एक तरफ संजय यादव और एक तरफ मुकेश सहनी रहते थे, वहाँ पे एक चेहरा मुसलमान का, कोई बड़ा नेता का होना नहीं, चाहिए एक था? चेहरा ही नहीं, सामूहिक नेतृत्व महागठबंधन का पूरे चुनाव कैंपेन में रहना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि लोकल स्तर पर तो सामूहिक नेतृत्व रहा, मैंने उनके साथ नहीं रहा, लेकिन जहाँ भी, जिस जिला में भी गए, जिस जगह पर भी उन्होंने सभा की, तो महागठबंधन के सभी नेता, कांग्रेस के हों, चाहे माले के हों, चाहे CPI के हों, CPM के हों, सब लोग साथ थे। लेकिन फिर भी एक सामूहिक नेतृत्व दिखाई नहीं दिया। और टिकट बंटवारे के समय में भी सामूहिक राय, सलाह और नेतृत्व दिखाई नहीं दिया, तो इससे भी एक असर पड़ा है। कई जगहों पे टिकट का जब बंटवारा हुआ, जब राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया, तो ऐसा लग रहा था कि मजबूरी में दे रहे हैं। ना उसको खुद तेजस्वी जी जान रहे हैं पहले से, ना राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जान रही है। अचानक से कोई मुकेश सहनी किसी को लेके आते हैं, उसको टिकट दे दिया जाता है, कहीं पे किसी को टिकट दे दिया जाता है, और फिर उसके, जिसके बारे में आप जान नहीं हो रहे होते हैं, उसका आप रिप्रेजेंटेशन करने पहुंचते हैं, तो नुकसान तो होगा। ये एक ये भी प्लानिंग नहीं हुआ। समस्या रही है। और महागठबंधन को और पहले, 1 महीना पहले इसे फाइनल कर लेना चाहिए था, इसमें देरी हुई। और देरी की वजह से लास्ट में जो हमारे कैंडिडेट गए, वो बहुत लोगों के बीच जा नहीं सके, उनका सिंबल भी बहुत लोगों के बीच नहीं जा सका, समय बहुत कम मिला, ये बात सच्चाई है। और हमको लगता है कि पहले से ही सारी चीज़ ठीक कर लेना चाहिए था। और अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहता है, तो क्या 2025 में भारी नुकसान उठाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव? क्योंकि फ़ायदा तो उनको नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि मुसलमान वोटरों का साफ कहना है कि इस बार अगर हम महागठबंधन को वोट दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि मोदी सामने है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन AMIM भी 13 या 11 सीट पे पार्टी अपना कैंडिडेट उतारा था, तो वो भी नहीं, 8 पे उतारे थे, वो भी नहीं जीत पाए। तो इससे साफ होता है कि अभी भी मुसलमान जो हैं वो तेजस्वी के साथ हैं, चाहे नाराज़गी है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन 2025 में अगर उनको विकल्प मिल जाता है तो भारी वोट का कटाव होने जा रहा है, अगर तेजस्वी या फिर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी या फिर आपकी संगठित पार्टी इस पर विचार नहीं करती है। देखिए, एक बात तो जाति के आधार पर हम व्याख्या करना नहीं चाहते हैं, बिहार की ये सच्चाई है। और कि बिहार में हर समय बदलाव का संकेत देता है, और इस चुनाव ने भी बदलाव का संकेत ही दिया है। ऐसा अगर भाजपा के लोग, NDA के लोग समझते हैं कि हम 30 सीट बिहार के अंदर ला दिए हैं, तो ये हमारा वर्चस्व और हमारा जातीय समीकरण कायम हो रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि इस बार एक तरफ NDA थी
मोदी जी थे और दूसरे तरफ इंडिया इंडिया गठबंधन थी। तो इसके आधार पर ध्रुवीकरण हुआ था और मोदी को हटाने के लिए लोगों ने जनादेश दिया था। लेकिन 15 साल के भीतर, 17 साल के भीतर, 18 साल कह सकते हैं, चुनाव आते आते हमको लगता है 18-19 साल कह दीजिए, तो देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी और भाजपा के नेतृत्व में बिहार की सरकार चली है। और हम लोग महागठबंधन के लोग जब नीतीश जी के साथ एकजुट हुए थे तो उस समय जातीय गणना कराई गई थी। जातीय गणना और उसके साथ साथ एक आर्थिक सर्वे भी कराया गया था। तो आर्थिक सर्वे ने जो रिपोर्ट दिया है वो बिहार के सच्चाई को सामने ला दिया है। और बिहार में इतनी भयंकर गरीबी है, इतनी बदहाली है जो कहने लायक नहीं है। बताइए, 34% बिहार के ऐसे लोग हैं जो 6,000 से कम रुपये इनकम पर, मंथली इनकम पर जी रहे हैं। और वो 6,000 से कम का मतलब 2,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है। रोज का 100 रुपया भी, जिनके 75 रुपया भी हो हाँ, सकता है। बिल्कुल। और इस तरीके से उनकी संख्या 94 लाख 90 लाख से ज़्यादा हो रहा है जो इस अवस्था में है। तो ये तो 17-18 साल के बिहार के विकास का पोल खोल रहा है। और इतनी भयंकर बदहाली और गरीबी बिहार में 17-18 साल में मौजूद है और रही है। ये बिहार के लिए बहुत चिंता का विषय है। और इस चुनाव में भी हमारी पार्टी ने इसको इशू बनाया था कि इनके जीवन स्तर में बदलाव के बिना बिहार की विकास का बात करना, हवाई विकास की बात करना, फ्लाईओवर और ओवर ब्रिज का विकास कर देना बिहार का विकास नहीं होता है। अभी भी बिहार के भीतर पलायन बहुत बड़े पैमाने पर है। बिहार के सभी बड़े संख्या में नौजवान जा कर के दूसरे प्रदेशों से अपना जो है जीविकापार्जन कर रहे हैं। ये बदहाली जो बिहार का है, इस बदहाली के खिलाफ अगले चुनाव में जनता एकजुट होगी और इसमें महागठबंधन में अपना एक भविष्य भी लोगों को दिखाई दे रहा है। क्योंकि महागठबंधन के एजेंडा में भी ये सारा अभी चुनाव में शामिल था और हम लोग इसको बड़ा एजेंडा बनाने जा रहे हैं कि बिहार का विकास, ऊपर विकास, जैसे अभी मान लेते हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है, हम लोग को उम्मीद था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि इस बार नीतीश जी ज़्यादा पावर में थे, इसलिए पावर में थे कि इनके बिना दिल्ली की सरकार बनने नहीं जा रही थी। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि उस दिशा में कुछ कदम नहीं उठ पा रहा है अभी, तो कुछ मंत्री के आधार पर ही। और जिस तरीके से नीतीश जी जा कर के मोदी जी के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इससे तो और भी उम्मीदें जो है बिहार के लोगों की ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बड़ा एजेंडा बनेगा बिहार के भीतर, बिहार की बदहाली बड़ा सवाल बनेगा। और अगर थोड़ा सा और ऊपर हम चले जाए, 10,000 को पैमाना मान लें, हालांकि आज के ज़माने में 10,000 रुपया भी किसी की ज़िंदगी के लिए बड़ी चीज़ नहीं है, एक परिवार के लिए। बिल्कुल। 10,000 रुपया में आप ठीक से खाना नहीं खा सकते। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सारी चीज़ें, परवरिश, ये बहुत बड़ा काम है। तो 10,000 मान लें तो ये आंकड़ा जो है लगभग 70 के करीब पहुंच जाता है, माने 65 से ऊपर जाता है। तो इतना बड़ा जो है बिहार की तबाही और बदहाली का निदान बिहार की जनता अगले चुनाव में देखना चाहेगी। और वो नीतीश जी से अब संभव नहीं है, वो अब एनडीए गठबंधन सरकार से संभव नहीं है। इसलिए इस चुनाव से जोड़ करके देखना, हो सकता है कि इस चुनाव में टिकट बंटवारा का सवाल हो या सामूहिक नेतृत्व के सवाल हो, उसमें गड़बड़ी रह गई है। लेकिन ये जो है अगला में हम लोग ठीक भी करेंगे और इस प्रश्न को बिहार के भीतर सामने लाया जाएगा। और है, बिहार की जनता इस पर एग्री भी है। और निश्चित तौर पे बिहार के विकास के सवाल, विकास का मतलब मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी तक जो विकास, विकास का जो पूरा पैमाना लोग माने रखते हैं या जो लोग ही बोलते हैं, उनको विकास का नज़रिया दूसरा रहता है। विकास का मतलब बिहार के भीतर कुछ फ्लाईओवर बन गया, कुछ मैरिन ड्राइव बन गया, कुछ ओवरफ्लाई बन गया जगह जगह पर। अब जैसे नालंदा में हम लोग गए, इस चुनाव प्रचार में हमने देखा, तो देखने से, ऐसे ताकने से लग रहा है कि नालंदा में वास्तव में ये जो बड़ी बड़ी जो है फ्लाईओवर बन रहे हैं, 13-13, 20-20 किलोमीटर का ऊपर फ्लाईओवर, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सारे पैसे तो उसमें लगा दिए गए। लेकिन बिहार के नालंदा के भीतर जब नीचे हम जा रहे हैं तो गरीबों की जो तंगी है,
आज इस चुनाव में हम देर से पहुँचे, हमारे कैंडिडेट लेट से पहुँचे, बाहर से गए हुए थे और हमारी पार्टी का भी बहुत बड़ा जनाधार वहाँ नहीं था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया कि 3 दिन बिहार के माने सीएम नीतीश कुमार को नालंदा कैंप करना पड़ा। कैंप करके और फिर बड़े पैमाने पर पैसे का खेल किया गया। अगर ये नहीं हुआ होता तो नालंदा भी इस बार बदल जाता। बदलाव के मूड में लोग थे, इसलिए उस विकास को समाज का एक हिस्सा जरूर मानता है, हम भी मानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार की जो ज़मीनी हकीकत है उसका बदलाव हो, उसका विकास हो, और वो विकास बिहार के एजेंडा में इस बार रहेगा और हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको भी भरोसा है कि हम लोग इस चुनाव में जो गलतियां हुई है उसको ठीक है। देखिए, एक और चीज़ आपको देखना चाहिए कि एक तो जिस समय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का रिजल्ट आया था और कई राज्यों का रिजल्ट आया था, तो कर्नाटक चुनाव के बाद ये तो दिख गया था कि भाजपा का जो ध्रुवीकरण की राजनीति वो नहीं चलने वाला है। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश ने उनकी प्रतिष्ठा बचा ली और भाजपा ऑफेंसिव होकर के जिस तरीके से सामने आई, और फिर राम मंदिर के मुद्दे को, राम मंदिर का जो क्या है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जिस तरीका का देश भर में एक माहौल बनाया गया, और ठीक वैसे ही समय में सोचिए कि हमारे इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार थे, जो मैंने खुद ही आकर के कि भाजपा ने जो है देश के संविधान को तहस नहस कर दिया है, खुद उनका उस समय का भाषण सुन लीजिए नीतीश जी का, और उन्होंने जो है एक प्रयास शुरू किया था और इंडिया अपना गठबंधन एक स्वरूप लेकर के आया था। तो इंडिया गठबंधन केवल नीतीश जी का प्रयास नहीं था, बल्कि बिहार और देश की जनता का एक बहुत बड़ा प्रेशर था। जनता चाहती थी कि मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ एक देश में बड़ा मोर्चा बने। ये जनता का भी प्रेशर था और वह सामने लेकर के आए। तो जब आए और फिर वो जो है पता ना क्यों चले गए, तो ये लगा था तत्कालिक तौर पर सब इंडिया गठबंधन को भी लगा था और पूरे विपक्ष को भी लगा था और मीडिया जगत को भी ये बात महसूस हुआ था कि इतना बड़ा मुकाबला हम लोग कैसे कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो जनता ने ही चुनाव के कमान अपने हाथ में ले लिया, और जब जनता अपने हाथ में कमान लिया तो इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ उनका नेतृत्व देने के लिए आगे आया। तब लगने लगा चुनाव के प्रक्रिया में कि जो है इस बार मोदी जी की विदाई हो रही है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जहाँ से हम लोग शुरू किए और जहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी जीत है और ये मैं समझता हूँ कि देश की जनता की बड़ी जीत है। और इसमें एक तरह से कहा जाए तो मोदी जी को हार मान लेना चाहिए, लेकिन फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगली जो लड़ाई है ये जारी रहेगा और निश्चित तौर पे बिहार से भी इस सरकार की विदाई होगी और देश से भी मोदी की विदाई होगी। विपक्ष पूरी तौर पे एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेगा और देश के जनता के खिलाफ जहां भी सरकार कदम उठाएगी, अब मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि अब आप नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं कि 2025 में जो है उनको शिकस्त देंगे हम लोग, नीतीश तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये कैसे संभव है? नीतीश कुमार के साथ उनका कुर्मी वोट है। अब एनडीए में चिराग पासवान है, पासवान का वोट उनके पास है, उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। जीतन राम मांझी उनके पास हैं, सम्राट चौधरी उनके पास हैं, ललन सिंह उनके पास हैं, विजय सिन्हा उनके पास हैं, सारे कास्ट तो उनके पास हैं। और आपके पास जो एमवाई समीकरण था आप उसको भी माई बाप के चक्कर में धूमिल कर दिए। तो कैसे नीतीश कुमार को आप डैमेज कर पाएंगे? क्योंकि वो हमेशा इलेक्शन से पहले लगता है कि वो बुझता हुआ मोमबत्ती जैसा फड़फड़ा रहे हैं और फिर वो लौ पकड़ लेते हैं। जैसे अभी देखिए कि जब मोदी जी आए थे पटना में तो गाड़ी पे घूम रहे थे, तो उनको देख के लग रहा था कि उनसे बेचारा और दुखिया कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, लेकिन अचानक से वो 12 को सीट ले आते हैं अचानक से और केंद्र में वो अहम भूमिका निभाते हैं। तो इतना माने होने के बाद भी उनका भी 4 सीट घटा और भाजपा का 5 सीट घट गया। और इस सब होने के बाद अगर कहा जाए तो हम लोग के चुनाव के पूरे मैनेजमेंट में अगर गड़बड़ी ही था तब भी हम 9 सीट जीते, एक तरह से कहा तो 10 सीट जीते।
तो इस सारा ताकत लगने के बाद 10 सीट जीते। और अब पूरे बिहार के वोटों का मार्जिन भी देख लीजिए, तो पिछले समय 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख से कम पर कोई जीता ही नहीं था। तो इस बार वोटों का मार्जिन भी एकदम बहुत मामूली हो गया। माने 10 सीट तो ऐसा है जो मुझे लगता है कि 50 के इर्द गिर्द से वो लोग जीते हैं, उससे कि कम से जीते हैं। छपरा भी जिसको आप कह रहे हैं मात्र 13,000 वोटों से जीते हैं, जीतते माने हारते हारते रोड़ी जी जीते। तो ये देखिए होता यह है कि अब वो दौर नहीं है कि इस जाति को इस जाति को इस जाति को जोड़ लीजिए और उस पूरा जाति उनके साथ वोट दे देगी। मैं इसको नहीं मानता। धीरे धीरे देश का स्थिति अब जाति से ऊपर उठ करके और धर्म से भी ऊपर उठ करके, धर्म का भी इस्तेमाल उन लोगों ने खूब किया राजनीति में, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें भी ठेंगा दिखा दिया। इसलिए जाति और धर्म से ऊपर उठ करके नौजवानों को रोजगार की ज़रूरत है, और इस प्रक्रिया की शुरुआत महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार जब बनी तभी हुआ। अब आज कोई भले ही कुछ दिखाने के लिए, चुनाव के लिए कुछ करे, और ये कंप्लीट प्लानिंग महागठबंधन के पास ही है कि पूरे बिहार के नौजवानों को रोजगार दिया जाए। कैसे बिहार के भीतर 17-18 साल में तो नीतीश जी रोजगार सृजन के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। बिहार में बाढ़ की बदहाली से भी कोई अस्थायी निदान नहीं कर पाए। नीतीश जी ने अगर कहा जाए तो जितना इनको जनमत मिला, जितना समय मिला, नहीं कर पाए। तो अब बिहार के लोग जो है उनके जातियों के फ्रेम से बाहर निकल रहे हैं, और जाति के फ्रेम अगले चुनाव में टूट जाएगा, मुझे जहाँ तक भरोसा है। और बिहार को बदहाली को दूर करने के लिए बिहार का सच्चा विकास, जो जनता के जीवन स्तर में बदलाव के साथ जुड़ता है, उस विकास के लिए बिहार की जनता वोट करेगी। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि वो सारे जाति बंधन टूट करके हर समाज के वोट, ये कोई किसी जाति किसी का बपौती नहीं होता। और इसी चुनाव में मैं समझता हूँ कि वो जातीय बंधन टूटा है। नीतीश जी जिस जाति को अपना ज़मीन मानते हैं उसको नहीं रोक पाए, और मैं समझता हूँ कि बिहार के लगभग सभी सीटों पर कुशवाहा और कुर्मी जो लवकुश समीकरण बना रहे थे, उसमें जो है कुशवाहा समाज के बड़े पैमाने पर महागठबंधन की ओर वोट शिफ्ट हुआ है। महादलित तो पूरी तौर पे शिफ्ट हो गया है महागठबंधन की ओर। और उसके बाद अगर जाइएगा तो अति पिछड़ा का भी, छोटा ही सही, लेकिन वो भी जो है इस बार महागठबंधन के साथ आया है। तो लोग अपने जीवन स्तर पर अब खड़ा होकर सोचने लगे हैं, अपने मतलब बिहार के अंदर नए बदलाव के बारे में सोचने लगे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें अब नहीं रहेगी, और निश्चित तौर पे बिहार का जो परिणाम होगा, चुनाव का परिणाम होगा, वो एक नया परिणाम होगा। पिछले बार बहुत मामूली सीटों पर हम लोग पीछे रह गए, जिसके चलते जो है सरकार नहीं बन पाई। इस बार जनता जो है एक नया नेतृत्व देखना चाहती है, और दूसरा कोई विकल्प है नहीं बिहार के भीतर। वो नया नेतृत्व अगर कोई है तो महागठबंधन के ही नेतृत्व में है, और वो मैं समझता हूँ कि इस बार अगला चुनाव में उसका एक सकारात्मक रिजल्ट आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी आपका। धन्यवाद। देखिए, अमरजीत कुशवाहा जी ने कहीं पे ये नहीं बोला कि नहीं सब कुछ अनुकूल चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। यहाँ जो गलती था वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव हो चाहे महागठबंधन हो, कहीं टिकट बंटवारे को लेकर, कहीं कुछ मंचों पे लेकर, या फिर कहीं पूर्णिया जैसे या सिवान जैसे लोकसभा सीट को लेकर कुछ गलतियाँ तो ज़रूर हुई है, और उन गलतियों को सुधारा जाएगा। और बाकी 2025 का जो चुनाव है वो वाकई में रोजगार और विकास के मुद्दे पर होगा, और जनादेश जो है वो तेजस्वी यादव के साथ है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जब 2025 का चुनाव खत्म हो जाएगा तभी पता चलेगा। तब तक आप एक्सपोज मीडिया देखते रहिए। मेरा नाम विकास राज है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।